हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल प्रोसेसेस। तो उसकी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, 2-4 पॉइंट्स हैं, हम उसको जो है वन बाय वन जो हम स्टडी करेंगे। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कि द इक्विलिब्रियम इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। आप जिस टेम्परेचर पर भी इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि वो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में होगा। ओपन सिस्टम के लिए आपको जो है कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं मिलेगा। उसके बाद दोनों अपोजिट प्रोसेसेस जो होते हैं, जैसे कि आपका ये कि फॉरवर्ड प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस, दीज टू प्रोसेसेस ऑकर एट द सेम रेट एंड देयर इज़ अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। तो वहाँ पर जो डायनेमिक और स्टेबल कंडीशन अच्छी होती है, जिसमें आप देखोगे कि फॉरवर्ड प्रोसेस जिसको हम नाम देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस। तो ये चीज़ जो है आपको फिज़िकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो है मिलेगी, जिसमें फॉरवर्ड प्रोसेस का जो रेट होगा वो एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस के रेट के बराबर होगा। दैट मीन्स द बोथ अपोजिट प्रोसेसेस ऑकर विद द सेम रेट। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो डायनेमिक और स्टेबल कंडीशन में आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती है ये सब के सब जो है कांस्टेंट होगी जब फिज़िकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर आप देखोगे कि ये फिज़िकल इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है ये जो है कांस्टेंट वैल्यू पर होगी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच वैल्यूज़ एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फिज़िकल प्रोसेस हैज़ प्रोसीडेड बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि वो जो वैल्यूज़ होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट यानी किस हद तक के जो फिज़िकल प्रोसेस हुआ है वो इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले किस हद तक के वो फिज़िकल प्रोसेस जो है कंप्लीट हुआ है। तो ये सारे जो है प्रॉपर्टीज़ थी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है फिज़िकल इक्विलिब्रियम की, जिसके अंदर जो है बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जो है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, और उसको हम नाम दे रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एनालोगस टू फिज़िकल सिस्टम केमिकल रिएक्शंस आल्सो अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे फिज़िकल प्रोसेसेस के अंदर आपको इक्विलिब्रियम मिलती है, बिल्कुल इसी तरह से आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस या इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है मिलेगी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको जो है कैसे मिलेगी, तो दिस रिएक्शंस कैन ऑकर बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन जिसको हम इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम उसके अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर दोनों रिएक्शंस होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन जिसको आप रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो व्हेन द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल and the concentration of the reactant and the product remains constant, this is the stage of chemical equilibrium। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जैसा कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम ने हमने कहा था, तो बिल्कुल वही चीज़ है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन that must be equal to rate of reverse reaction। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इस कंडीशन पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये जो है सेम मिलेगा। तो ये स्टेज जिस वक्त आती है तो उस स्टेज को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस।
तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और दिस इक्विलिब्रियम इज़ डायनामिक इन नेचर, ये इक्विलिब्रियम जो है डायनामिक नेचर का होगा, यानी कि क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स गिव द प्रोडक्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट गिव द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बैक। तो यहाँ पर जो है इस प्रोसेस को हम जो है जनरली नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कीजिए आप। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस डी। आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A और B जो है ये रिएक्टेंट्स है और C और D इसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं दीज आर दी प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन के अंदर जो है जनरल रिएक्शन में क्या होगा, विद द पासेज ऑफ टाइम देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स C एंड D एंड डिप्लेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं A और B, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और C और D जिसको हम जो है प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सिंपल ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस ग्राफ से आप जो इस चीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो लेट अस सी, यहाँ पर जो है आप कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, यहाँ पर हम जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है कंसिडर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, और इस एक्सिस पर जो है आप टाइम कंसिडर कीजिए। तो एक्स एक्सिस पर हम जो है टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे टाइम पास होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B, जिसको हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट कह रहे हैं, तो आप रिएक्शन फिर से देखिए, A प्लस बी प्रोड्यूसेस C प्लस D। तो A प्लस बी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट में रिएक्शन शुरू होने से पहले A और B का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा और इस तरह से ये ग्राफ आपको मिलेगी। एज द टाइम पासेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B डिक्रीजेस। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D जो है ज़ीरो है। जैसे जैसे टाइम पास होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D जो है क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो हम यहाँ से इसको जो है कंसिडर करेंगे और जहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट दिखेगा आपको, तो इस पोजीशन पर जो है आप जो है नाम दीजिए दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D ये दोनों जो है कांस्टेंट है। सो दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ reverse reaction, and eventually the two reactions occur at the same rate and the system reaches a state of equilibrium। तो यहाँ पर जो दोनों प्रोसेस सेम रेट से जो है प्रोसीड होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी। तो यहाँ पर जो है आपको ये बात पता चलेगी कि जब दोनों ही रिएक्शंस के रेट्स सेम हो जाएंगे तो उस वक्त हम कहेंगे कि दिस सिस्टम इज़ रीच्ड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली the reaction can reach the state of equilibrium even if we start with only C and D, that is no A and B being present initially from the either direction। तो initially or the equilibrium can be reached from either direction। यहाँ पर यह एक बात ध्यान रखिए कि जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर यह कंसिडर किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो कंसिडर करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B जो है डिक्रीज़ होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D जो है क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से हुआ। अब आप क्या कीजिए, ये कंसिडर करो कि इनिशियली जो है C और D प्रेजेंट है। आप रिवर्स रिएक्शन को कंसिडर कीजिए, तो रिवर्स रिएक्शन में C और D प्रेजेंट है। तो जब रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और D क्या होगा, धीरे धीरे जो डिक्रीज़ होना शुरू होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B जो है क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर भी जो है हो सकती है। तो इक्विलिब्रियम जो है उस वक्त होगा जब यहाँ पर जो है डिक्रीज़ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन का
और लेकिन जब इसको जब रिवर्स रिएक्शन कंसिडर करोगे तो ये रिएक्टेंट माना जाएगा। तो सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, तो हम उस वक्त तो कहेंगे कि द सिस्टम इज़ रीच्ड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों साइड से कहीं से भी आप जो है इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए तो यू विल फाइंड द इक्विलिब्रियम स्टेज। चाहे तो आप जो है इस फॉरवर्ड रिएक्शन को कंसिडर कीजिए जिसमें ए और बी कंबाइन होकर सी और डी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर रिवर्स रिएक्शन को कंसिडर कीजिए जिसमें सी और डी कंबाइन होकर दोबारा से ए और बी फॉर्म कर रहे हैं। तो आइदर डायरेक्शंस में अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो यू विल फाइंड देयर द इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हमको प्रूव करना है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैबर started with known amount of nitrogen and hydrogen maintained at high temperature and pressure। तो हैबर ने क्या किया, बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या किया, उसने स्टार्ट किया नोन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के ज़रिए से, और वहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर को जो है मेंटेन किया, और इसी तरह से उस रिएक्शन को उसने रेगुलर इंटरवल्स पर जो है डिटरमाइन किया। तो द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट वो जो है उसको पता चला कि हर अलग अलग इंटरवल पर कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया जो है फॉर्म हो रहा है। उसने वो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उस चीज़ को जो है उसने नोटिस किया, उसने ऑब्ज़र्व किया। तो ही वाज सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ग्राफ आपको मिलेगा, दिस इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन और साथ में उसने जो है यहाँ पर जो है टाइम कंसीडर किया। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को उसने जो है टाइम के साथ में जो है यहाँ पे प्लॉट किया। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, स्टार्ट में जो है ये ज़्यादा था, फिर ये कम होकर एक कांस्टेंट हो गया, दिस इज़ हाइड्रोजन। इसी तरह से उसने नाइट्रोजन को कंसीडर किया, नाइट्रोजन का भी जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हुआ, और फाइनली उसने देखा कि यहाँ पर जो है अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और एक स्टेज आती है जहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है सब के सब जो है एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुँचते हैं। तो इस स्टेज को हम जो है नाम देंगे इक्विलिब्रियम, जहाँ पर जो है ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है सेम मिलता है। इस कंडीशन को और इस स्टेज पर जो है हम नाम देंगे कि द सिस्टम हैज़ रीच्ड एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये फिगर जो है क्या शो करती है, इट शोज़ दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स द सेम इवन दो सम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर स्टिल प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में दोनों तरफ जो है आपको सेम मिलता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया फॉर्म, ये जो है इस स्टेज पर जो है आपको सेम मिलता है। हालांकि क्या होगा कि कुछ रिएक्टेंट जिसको आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कहोगे, ये अनरिएक्टेड फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो दिस कॉन्स्टेंसी इन कंपोजिशन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन हैज़ रीच्ड द इक्विलिब्रियम। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, synthesis of ammonia is carried out with exactly the same starting conditions of partial pressure and temperature but using D2 instead of H2। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन का हम यहाँ पर जो है एक आइसोटोप लेंगे ड्यूटेरियम। तो ये ड्यूटेरियम लेकर जो है हम इस रिएक्शन को जो ऑब्ज़र्व करेंगे और ये देखेंगे कि ये रिएक्शन जो है किस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम तक जो है पहुंचती है, और ये रिएक्शन का नेचर जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा। तो जब हम ड्यूटेरियम इसके अंदर जो है हाइड्रोजन की जगह यूज़ करेंगे तो द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टिंग आइदर विद हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम रीच इक्विलिब्रियम with the same composition except that D2 and ND3 are present instead of H2 and NH3। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब कंबाइन करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है अमोनिया।
लेकिन जब आप जो है हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम यूज़ करोगे तो आपको ये रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो है क्या होगा, लुक हियर। तो बजाय आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, D2 यूज़ किया है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ND3। दिस इज़ द ड्यूटेरेटेड अमोनिया। तो हाइड्रोजन की जगह पर हमने जो है ड्यूटेरियम जो है यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन के प्लेस पर हमने जो है ड्यूटेरियम लिखा है और अमोनिया के प्लेस पर हमने ND3 लिखा है, जिसको आप ड्यूटेरेटेड अमोनिया कहोगे। तो इतनी चीज़ जो है सिर्फ डिफरेंट मिलेगी, बाकी जनरली जो इक्विलिब्रियम स्टेट आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर मिलती है, सेम इक्विलिब्रियम स्टेट आपको ड्यूटेरियम और नाइट्रोजन के अंदर मिलेगी। आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड दीज टू मिक्सचर्स। अब कौन कौन से दो मिक्सचर हैं यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ND3। ये पहला जो मिक्सचर आपको दिखता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया, ये पहला मिक्सचर है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये पहला मिक्सचर। और दूसरा मिक्सचर आपको मिलेगा ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन और ND3, ये दूसरा मिक्सचर। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज़ अटेन्ड एंड दीज टू मिक्सचर्स, मतलब ये दो टाइप के जो मिक्सचर्स है जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया, साथ ही साथ ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन और ड्यूटेरेटेड अमोनिया आर मिक्स टुगेदर एंड लेफ्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ वक्त के बाद जो है आप क्या कीजिए, इसको जब मिक्स करके उसको छोड़ दीजिए। तो लेटर व्हेन दिस मिक्सचर इज़ एनालाइज्ड इट इज़ फाउंड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज़ जस्ट द सेम एज बिफोर। तो जैसा कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का पहले था, बिल्कुल वही कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का आपको ड्यूटेरेटेड अमोनिया के अंदर भी मिलेगा। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। हाउ एवर व्हेन दिस मिक्सचर इज़ एनालाइज्ड बाय अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब आप इस मिक्सचर को मास स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करोगे, कौन से मिक्सचर को, ये मिक्सचर्स को जब आप जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करोगे तो इट इज़ फाउंड दैट अमोनिया एंड ऑल ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म्स ऑफ अमोनिया, यहाँ पर ध्यान रखिए, अमोनिया और साथ ही साथ ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म्स ऑफ अमोनिया, जिसको आप नाम दोगे जैसे कि आप देखिए अमोनिया, और ड्यूटेरियम कंटेनिंग अमोनिया में आप लिखो NH2D, NH_D2 और ND3, ये सब के सब जो है अमोनिया और ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म्स ऑफ अमोनिया है। तो ये सब के सब तो NH2D, NH_D2 और ND3, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन एंड इट्स ड्यूटेरेटेड फॉर्म। तो हाइड्रोजन के ड्यूटेरेटेड फॉर्म कौन से है, ये तो हाइड्रोजन हो गया, एक ड्यूटेरेटेड फॉर्म आपको मिलेगा HD और दूसरा ड्यूटेरेटेड फॉर्म आपको मिलेगा D2। तो ये सब के सब जो है आपको क्या मिलेंगे इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ये सब के सब जो है मिलेंगे आपको। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब आप इसको जो एनालाइज करते हो तो ये सारे कंपाउंड जो है आपको इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो है मिलेंगे। तो 10 one can conclude that the scrambling of hydrogen and deuterium atoms in the molecules must result from a continuation of forward and reverse reactions in the mixture। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्रैम्बलिंग ऑफ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम मतलब इनकी जो है बढ़ती हुई जो तादाद है ना, स्क्रैम्बलिंग मतलब इंक्रीजिंग कंडीशन हम जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर ये क्या होंगे, मस्ट रिजल्ट फ्रॉम अ कंटिन्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर के अंदर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो कंटिन्यूटी होती है उसकी वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के जो स्क्रैम्बलिंग होती है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से व्हेन द इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड, तो यहाँ पर जो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर जो है रीच होगी, देन देयर वुड हैव बीन नो मिक्सिंग ऑफ आइसोटोप्स इन दिस वे। अब यहाँ पर जो है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस वक्त जो है ये इन आइसोटोप्स की जो है किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये जो है ध्यान रखना है। तो इफ़ द रिएक्शन हैड सिंपली स्टॉप्ड
व्हेन दे रीच्ड इक्विलिब्रियम, जब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो रिएक्शन जो है स्टॉप हो सकती है। तो इस वक्त जो है क्या होगा कि किसी भी तरह के जो है आइसोटोप्स की जो है मिक्सिंग आपको नहीं मिलेगी। तो यूज़ ऑफ आइसोटोप दैट इज़ ड्यूटेरियम D2 इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लियरली इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन रीच a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reactions are equal and there is no net change in the composition। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर आप रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज़ करते हो तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, एक जैसे होंगे। और इसके अंदर जो है ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसके अंदर जो किसी भी तरह का कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन यूज़ करने पर जो कंपोजिशन आपको मिलेगा वही चीज़ जो है ड्यूटेरियम पर मिलेगा। हाइड्रोजन यूज़ करने पर जो आपको अमोनिया का कंपोजिशन मिलता है वही जो है ND3 का जो है कंपोजिशन मिलेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये कंपोजिशन जो है क्या होंगे कि किसी भी तरह का जो है इसके अंदर जो है चेंजिंग आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या होगा कि अमोनिया की जगह पर आपको मिल जाएगा ND3 और हाइड्रोजन की जगह आपको मिलेगा D2। और इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई ऐसी जो है कॉन्सेंट्रेशन का जो है चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम ये नाम दे सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर डायनेमिक इन नेचर। अगर हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो डायनेमिक नेचर के होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स वेयर वी स्टार्ट द रिएक्शन by taking hydrogen and nitrogen and get ammonia, or by taking ammonia and decomposition of it into nitrogen and hydrogen। तो आप यहाँ पर देखिए हम जो रिएक्शन लिखते हैं नाइट्रोजन को हम जो है हाइड्रोजन के साथ जो है मिक्स करते हैं। तो लेट अस सी N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2NH3 गैस। तो हमने यहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम जो है कंसीडर करना है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया फॉर्म कर रहा है। और दूसरी रिएक्शन जो है क्या होगी कि आप जो है इस अमोनिया को लीजिए, NH3 गैस प्रोड्यूसेस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। और रिवर्स रिएक्शन को अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखते हो इस पैटर्न पर तो दिस इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगी। तो दोनों तरफ से आप जो है इक्विलिब्रियम को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। इसी तरह से आप देखिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाकर हम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है फॉर्म करते हैं। तो देखिए वो रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आपको कैसे मिलेगी। तो लेट अस सी H2 गैस प्लस I2 गैस दैट प्रोड्यूसेस 2HI गैस। तो एक रिएक्शन ये हो रही है फॉरवर्ड जिसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इफ़ वी स्टार्ट विद इक्वल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन डिक्रीजेस while the concentration of HI increases। तो यहाँ पर जब फॉरवर्ड रिएक्शन आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होगा। अगर इसी को आप जो है रिवर्स में ऑब्जर्व करोगे तो आप इस रिएक्शन को जो है रिवर्स कीजिए। 2HI गैस प्रोड्यूसेस H2 गैस प्लस I2 गैस। तो अब यहाँ पर जो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे जो है कम होना शुरू होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा। तो एक छोटा सा सिंपल जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस रिएक्शन का, आप वो देखिए। यहाँ पर जो है आप लीजिए कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर आपको जो है कंसिडर करना है टाइम। तो इनिशियली आप देखिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो हाईएस्ट है
तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ होगा, और ये जो है एकदम रिएक्शन जब जो है अपने फॉरवर्ड रिएक्शन जब कंप्लीट होगी उस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप रिवर्स रिएक्शन कंसिडर करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ होना शुरू होगा, और हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट में जो क्या है सबसे हाईएस्ट है, और धीरे धीरे कम होकर जो ये बिल्कुल ज़ीरो तक जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन ये जो है लोवेस्ट है, और धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको जो है कंसिडर करोगे। इसी तरह से आप देखोगे कि जब रिवर्स रिएक्शन हम लेते हैं तो रिवर्स रिएक्शन में आप देखोगे कि हाइड्रोजन और आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आप देखिए कि ये जो ग्राफ आपको दिख रही है इसके अंदर पहले आप देखिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो क्या हो रहा है रिवर्स रिएक्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन नॉट रिवर्स, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर यहाँ पर जो है ये जो है हाइड्रोजन और आयोडीन है, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम जो है किस पोजीशन पर आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पोजीशन जो होगी ये इक्विलिब्रियम की होगी दोनों साइड से। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि जो रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ होना शुरू होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो इंक्रीज़ होगा। और साथ ही साथ जो है आप देखोगे कि रिवर्स रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ होगा, और हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो इस तरह से एक स्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी। इस स्टेज पर आप जो है नाम दोगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेज जो है अटेंड कर रही है। तो बहुत आसानी के साथ जो है आप इस ग्राफ से जो है समझ सकते हो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और आयोडीन का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है किस तरह से जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो है हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपको दिख रही है। और इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, और हाइड्रोजन और आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो इस पोजीशन पर जो है आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी, जहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों का ही कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है कांस्टेंट मिलेगा। तो इस तरह से ये एक ग्राफ के अंदर जो है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम हम यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन को प्लॉट करते हैं। तो रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों में हम जो है इसको जो है इस एक सिंगल प्लॉट के अंदर जो इसको शो कर सकते हैं। तो वी कैन आल्सो स्टार्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड अलोन एंड मेक द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन टू प्रोड्यूस the hydrogen and iodine, where the concentration of HI decreases and the concentration of hydrogen and iodine will increase। तो ये सब के सब जो है एक जगह पर जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, और उस जगह पर आपको यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी। If the total number of hydrogen and iodine atoms are same in a given volume, the same equilibrium mixture is obtained where we start it from pure reactants or products। तो वही इक्विलिब्रियम आपको मिलेगी जब आप प्योर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से जो इसको स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों तरफ से रिएक्शन को आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में किया है और इसी रिएक्शन को आपने रिवर्स रिएक्शन में किया है, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है इक्विलिब्रियम मिलती है, जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन जो है एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरह से ये जो है डायनामिक नेचर ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमने दो रिएक्शन से इसको जो है स्टडी किया, एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया और साथ ही साथ जो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यूजिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन। आप देखिए कुछ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है और इसी तरह से जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम जो है किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस सी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम
और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और हम इसको जो है कैसे डेराइव करेंगे, इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये चीज़ हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं। तो अ मिक्सचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ध्यान रखिए, अ मिक्सचर ऑफ reactants and products in equilibrium state is called equilibrium mixture। इस मिक्सचर को हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्रोड्यूसेस 2NH3 गैस। तो आप देखिए आपके पास में ये रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया जो है यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगी तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये तीनों ही जो है प्रेजेंट होंगे। ध्यान से सुनिए, इस मिक्सचर के अंदर ये तीनों ही जो है गैसेस जो है प्रेजेंट होगी, जिसमें रिएक्टेंट साइड से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा और प्रोडक्ट साइड से अमोनिया होगा। तो मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसी तरह से किसी भी रिएक्शन के अंदर, दूसरी रिएक्शन आप देखिए H2 गैस प्लस I2 गैस प्रोड्यूसेस 2HI गैस। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी तो उस वक्त आपको जो है उसमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों का जो है मिक्सचर मिलेगा। तो इस मिक्सचर को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन जो है आपको बताते हैं। जैसा कि अभी इसके पहले हमने स्टडी किया है जनरल रिएक्शन, वही जनरल रिएक्शन हम फिर से लेते हैं। A प्लस B प्रोड्यूसेस C प्लस D। ये जो है एक जनरल रिएक्शन है। तो इसमें A और B जो है रिएक्टेंट्स हैं और इसी तरह से C और D जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ मेनी रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है कलेक्ट करेंगे। तो नॉर्वेजियन केमिस्ट कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग और वागे proposed in 1864 that the concentration in an equilibrium mixture are related to the equation Kc। यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पर आप देखिए जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो है कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दिस इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ नथिंग बट मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और चूँकि एक है इसलिए हम लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड A। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड B, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड C, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड D। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग और वागे नाम के जो है केमिस्ट ने 1864 के अंदर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन जो है प्रोड्यूस किया, जिसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसको जो है नाम दिया है Kc। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc को हम जो है नाम देंगे दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हम इसी पैटर्न पर जो है लिखेंगे, जिसमें जो है प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उसको जो है डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस तरह से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसको हम यहाँ पर जो है Kc से जो है रिप्रेजेंट करेंगे और इस Kc को हम नाम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड,
ये जो आपको इक्वेशन में राइट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन मिल रही है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. This expression is called as equilibrium constant expression. So the equilibrium equation is also known as the law of mass action. तो ये जो आपको equilibrium constant की equation मिलती है, इसको आप नाम दोगे law of mass action. इसको मास एक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि ये जिसको हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन नाम दे रहे हैं, तो प्रीवियसली इट इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव मास. प्रीवियसली इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता था. तो उस एक्टिव मास को हम यहीं पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव मास ऑफ ए, इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव मास ऑफ बी, इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव मास ऑफ सी एंड इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव मास ऑफ कंपाउंड डी रेस्पेक्टिवली. तो इस तरह से पुराना जो है था, इसकी जो टर्म थी वो एक्टिव मास है और नई टर्म जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन है. तो चूँकि ये एक्टिव मास जो है इसकी पुरानी टर्म है, इसलिए इस लॉ को जो है नाम दिया गया है लॉ ऑफ मास एक्शन. बिकॉज इन द अर्ली डेज ऑफ द केमिस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन वाज कॉल्ड एक्टिव मास. जिसको आज हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं, वो पुराने डेज में जो है एक्टिव मास जो है कहलाता था. तो एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की, और इसको जो है एक वेसल के अंदर हम रिएक्ट करेंगे 731 केल्विन पर, और उसके अंदर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद हम उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट अस सी द रिएक्शन H2 plus I2 gives rise to 2HI. H2 gas plus I2 gas gives rise to 2HI gas. So this is 1 mole, this is 1 mole and this is 2 moles. रिएक्शन के अंदर जो है स्टोइचियोमेट्री जो आपको दिख रही है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो है मोलर इसके जो है मोल्स कंसिडर किया. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 6 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद वेरिइंग इनिशियल कंडीशंस वेयर परफॉर्म. यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट के जो है टोटल 6 सेट, 6 सेट्स एक्सपेरिमेंट के जो है परफॉर्म किए गए और इसके अंदर जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जो है डिफरेंट रखा गया. तो 6 सेट्स of experiments with varying initial concentrations were performed starting with only gaseous hydrogen and iodine in a sealed reaction vessel in first 4 experiments. पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने क्या किया, 1 to 4 है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 4 में हमने क्या किया कि सिर्फ गैसियस हाइड्रोजन और आयोडीन को जो है सील्ड रिएक्शन वेसल के अंदर जो है रखा, और बाकी के एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 के अंदर हमने क्या किया कि ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इन अदर 2 एक्सपेरिमेंट्स. पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने गैसियस हाइड्रोजन और आयोडीन को कंसीडर किया, और बाकी के 2 एक्सपेरिमेंट जो 5 और 6 है, 5th and 6th, उसके अंदर सिर्फ HI को जो हमने कंसीडर किया है. तो अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलता है. एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 and 4 were performed taking different concentrations of hydrogen and iodine with time. तो ये बात जो है यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर हमने क्या किया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया है, एंड विद टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर remained constant and equilibrium was obtained. तो इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर ड्यू टू आयोडीन यहाँ पर जो है आपको मिलती है. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया पहले 4 एक्सपेरिमेंट में कि द इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर रिमेंड कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड. तो यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ द पर्पल कलर जो है ऑब्टेन होता है, और साथ ही साथ जो है इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर हमको मिलती है, और ये कलर की इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है. इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 में द इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. जो 5 और 6 के अंदर चूँकि हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI को कंसिडर किया है, इसलिए रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो है ये आपको जो है इक्विलिब्रियम मिलेगा. पहले 4 एक्सपेरिमेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मिलेगा, और दूसरे 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर जो 5 और 6 है उसमें आपको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है इक्विलिब्रियम मिलेगा. तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगी. तो डेटा ऑब्टेन फ्रॉम
ऑल 6 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन इन योर बुक इन टेबल नंबर 7.2। तो ये जो 6 सेट्स आपको दिखते हैं, आप अपनी बुक के अंदर टेबल नंबर 7.2 जो है ऑब्ज़र्व कीजिए, ध्यान से नोट कीजिए। टेबल नंबर 7.2 आप जो लेकर बैठिए, उसके अंदर आपको दिखेगा कि पहले 4 एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन को कंसिडर किया है, और 5वें और 6ठे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI को ऑब्ज़र्व किया है। तो दोनों ही डायरेक्शन से हमको जो इक्विलिब्रियम मिलती है, तो वो चीज़ जो है पूरे एक्सपेरिमेंटल जो डेटा कलेक्ट हुए हैं वो टेबल नंबर 7.2 में जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप जो है अपनी बुक से ये टेबल जो रेफ़र कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से ये एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है और इक्विलिब्रियम कहाँ किस तरह से मिलता है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, पहले 4 एक्सपेरिमेंट्स है, ये बात जो साफ़ होती है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्टेड is equal to number of molecules of iodine reacted is equal to half the number of HI form। ये रिजल्ट हमको मिलता है। Look here, number of molecules of H2 reacted is equal to number of molecules of I2 reacted is equal to half the number of molecules of HI produced। ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस गिव्स राइज टू 2HI गैस। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ़ आयोडीन भी रिएक्ट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर दोनों सेम है, और प्रोडक्ट यहाँ पर जो बन रहा है 2 मोल्स है। तो हाइड्रोजन के मुकाबले में यहाँ पर आप देखिए, सॉरी HI के मुकाबले में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ मोल जो है हाफ है, तो देखिए 2 का हाफ जो है 1 मिलता है। इसी तरह से कंपेयर टू HI नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयोडीन, ये भी हाफ है। तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिकेट किया है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन रिएक्टेड। तो ये दोनों नंबर जो सेम है, और वो किसके बराबर होगा? हाफ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ HI प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है किसके बराबर होगा? HI मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके हाफ नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 नंबर्स में HI दिख रहा है, तो उसका आधा जो है आपको हाइड्रोजन दिखता है, और इसी 2HI का हाफ जो है आपको आयोडीन मिलता है। तो 2 मोल के हाफ जो है आपको 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल आयोडीन मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट की जो है आपके पास में एक रिज़ल्ट जो है कलेक्ट होता है। तो ये चीज़ जो है पूरे जो है पहले 4 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके अंदर आपको ये चीज़ मिलती है। And also experiment number 5 and 6 indicates that hydrogen gas at equilibrium is equal to iodine gas at equilibrium। तो यहाँ पर जो है जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 है उसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम जो EQ शो कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम। EQ स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 में आपको ये चीज़ मिलती है कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और साथ ही साथ जो है आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन उस एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6 में जो आप देखोगे वो एग्जैक्टली जो है एक दूसरे के सेम होगा, इक्वल होगा। तो नोइंग द अबव फैक्ट्स इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश a relationship between concentration of the reactant and products, several combinations can be tried। यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन और इसी तरह से आप देखिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनके बीच में रिलेशनशिप जो है बताने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को जो है ट्राई किया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप देखिए कि हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इस रिएक्शन पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमको एक कॉम्बिनेशन तो इस तरह से मिलेगा। लेट अस सी, मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ।
H2 गैस प्लस I2 गैस दैट गिव्स राइज टू 2HI गैस। तो पहला जो मुझे कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके अंदर मैं लिखूँगा कि HI गैस एट इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन हमको मिलता है, HI गैस एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो है आप H2 और I2 लिखिए। तो H2 गैस एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय I2 गैस एट इक्विलिब्रियम, ये मैं पहला कॉम्बिनेशन जो है कंसिडर करता हूँ। इफ़ वी पुट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द अबव एक्सप्रेशन इज़ फार फ्रॉम द कांस्टेंट। अगर आप सिर्फ जो है इक्विलिब्रियम पर जो इनके कॉन्सेंट्रेशन को लिखते हो तो ये रिएक्शन जो रिलेशन जो आपको मिलती है ये कांस्टेंट से जो है बहुत दूर होती है। तो हाउ एवर इफ़ वी कंसिडर द एक्सप्रेशन, अगर हम ये एक्सप्रेशन कंसिडर करें जिसमें एग्जैक्टली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से अगर हम इसको लिखते हैं तो आप देखिए ये हो जाएगा HI गैस कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 कंसिडर किया है। तो वी फाइंड दैट दिस एक्सप्रेशन गिव्स द कांस्टेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पर जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलेगी जो कि आपको टेबल नंबर 7.3 में जो है शो किया है। तो अपनी बुक से आप जो है टेबल नंबर 7.3 को जो है ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पर जो है ये वैल्यूज़ आपको जो है मिल जाएगी। तो वी फाइंड दैट दिस एक्सप्रेशन गिव्स द कांस्टेंट वैल्यूज़ इन ऑल 6 केसेस। जो 6 सेट्स हमने जो एक्सपेरिमेंट का लिया है तो वो कांस्टेंट वैल्यू आपको जो है मिलेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है वो टेबल नंबर 7.3 के अंदर एक्सप्लेन किया है। एंड इट कैन बी सीन दैट in this expression the power of the concentration for the reactants and the products are actually the stoichiometric coefficients in the equation for the chemical reaction H2 gas plus I2 gas gives rise to 2HI gas, and the equilibrium constant is given as this one। इस इक्वेशन के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको मिलेगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, लुक हियर, Kc इज इक्वल टू concentration of HI gas raised to power 2 at equilibrium divided by concentration of H2 gas at equilibrium multiplied by concentration of H2 gas at equilibrium। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन हमको जो मिलती है। तो यहाँ पर जो है जनरली हम क्या करेंगे, ये जो सब स्क्रिप्ट हमने EQ लिखा है जिसको हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इसको आप ओमिट कर दीजिए, और ओमिट करने के बाद अब जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैट इज़ Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो यहाँ पर जो है आप ये EQ को जो है क्या कीजिए, ओमिट कर दीजिए, और ये सारी कंडीशन जो है गैसियस स्टेट में है तो आप यहाँ पर जो है गैसियस स्टेट जो है मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलेगी इस इक्वेशन के लिए जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो द सबस्क्रिप्ट C indicates that Kc is expressed in concentration that is moles per liter। तो ये जो Kc का जो C दिख रहा है जो सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मेज़र कर रहे हैं वो मोल्स पर लीटर के अंदर जो है मेज़र हो रहा है, मोल्स पर लीटर। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस कॉन्सेंट्रेशन को हम जो है मोल्स पर लीटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value, and this is known as equilibrium law और law of chemical equilibrium। तो यहाँ पर हम इसको जो है लिख रहे हैं, तो molar concentration of the product raised to the power of its equilibrium coefficient divided by the product of the molar concentration of the reactant raised to the power of their individual stoichiometric coefficients। तो इसको हम जो नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
इसको समझने के लिए आप जो है इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो एक जनरल रिएक्शन जो है आप कंसिडर कीजिए। तो लेट अस सी, एक जनरल रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ए नंबर ऑफ ए combines with B number of B produces C number of C and D number of D। एक ये जनरल रिएक्शन है। अब इसके हिसाब से मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू। तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आपके पास जो है दो प्रोडक्ट्स है C और D, और उनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल c और स्मॉल d है, इनके पावर में आप इसको जो है रेस कर दीजिए। तो ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखिए, तो C इंटू डी, और इनको जो है इसी के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के पावर में रेस कर दीजिए। तो C रेस टू C, D रेस टू D। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेस टू पावर C मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेस टू पावर D डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो पहले मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब इसको क्या कर रहे हैं, इनके जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स है, उसके पावर में इसको रेस कीजिए, तो ये हो जाएगा A और B। तो हम इसको नाम देंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू पावर A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेस टू पावर B। तो इस तरह से जनरल फॉर्म में हम इस रिएक्शन को जो है इस तरह से शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल के हिसाब से आप इसको और आसानी से समझ सकते हो। अमोनिया को आप जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए, तो देखिए बहुत आसानी के साथ आप इस चीज़ को जो है समझ सकते हो। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दी हुई है, 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, ये प्रोड्यूस करेगा 4NO गैस एंड 6H2O लिक्विड गैस। 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। अब आप जो है इस रिएक्शन के अंदर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है लिख सकते हो। तो लुक हियर, Kc इज इक्वल टू, आपके पास जो है प्रोडक्ट है NO और H2O, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब नंबर आता है आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इसके पावर में रेस करने का। तो देखिए NO जो है 4 नंबर्स में है, तो आप यहाँ पर रेस टू पावर 4 लिखिए, और वाटर जो है 6 नंबर में है, तो आप यहाँ पर लिखिए रेस टू पावर 6। तो हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेस टू पावर 4 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रेस टू पावर 6। इसी तरह से डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में आप देख रहे हो कि अमोनिया है और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन है, और अमोनिया यहाँ पर जो है 4 नंबर्स में है, तो रेस टू पावर 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर जो है 5 नंबर्स में है, तो मैं यहाँ लिखूँगा रेस टू पावर 5। तो इस तरह से आप जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जो है यहाँ पर लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम लॉ। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग देम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है इसको इनक्लोज कर रहे हैं। वाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिंबल फॉर फेजेस सॉलिड लिक्विड गैसेस आर जनरली इग्नोर्ड। तो यहाँ पर अब जो है हमने जो गैस लिखा है, तो ये सबको जनरली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो डायरेक्ट जो है सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर हम शो करते हैं। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहे हैं, और उसके जो है हम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी, रिएक्शन हमारे पास है H2 गैस प्लस I2 गैस प्रोड्यूसेस 2HI गैस। यहाँ पर जो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखिए, तो हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेस टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम H2 गैस इंटू I2 गैस। तो ये आपके पास हो गया Kc। आप इसको थोड़ी देर के लिए जो है कंसिडर कीजिए, इट इज़ इक्वल टू x। आप इसको जो है x कंसिडर कीजिए। अब क्या करते हैं हम कि दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस।
तो आप देखिए अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा करता हूँ। 2HI गैस गिव्स राइज टू H2 गैस प्लस I2 गैस। इसको मैंने रिवर्स रिएक्शन कंसिडर किया। तो अब इस पर जो है मुझे Kc की वैल्यू मिलेगी। Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर। तो आप देखिए कि इस x के एग्जैक्टली रिवर्स है ये, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू 1/x। तो मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ Kc डैश। तो Kc डैश इज इक्वल टू 1/x, मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द इन्वर्स ऑफ Kc। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। इट इज़ द रेसिप्रोकल और इन्वर्स ऑफ Kc, मतलब ये दोनों रिएक्शंस का आपस में जो रिलेशनशिप है। तो Kc इज इक्वल टू Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वैल्यू x है और रिवर्स रिएक्शन के लिए वैल्यू 1/x है। तो हम यहाँ पर जो है इस रिलेशनशिप को जो है शो कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो है आसानी के साथ जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ़ वी चेंज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ केमिकल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट by a factor, then we must make sure that the expression for the equilibrium constant also reflects the change। अगर इस रिएक्शन के अंदर हम जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करते हैं तो आप देखिए कि अब आपको जो है क्या रिलेशनशिप मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा HI। तो हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ आयोडीन गिव्स राइज टू HI। अब इस सूरत में हमको यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा Kc डबल डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू पावर 1/2। इस तरह से अब यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी और इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे Kc डबल डैश को मैं यहाँ पर जो इंडिकेट करता हूँ x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू Kc रेज टू 1/2। यानी यहाँ पर हम जो इसको लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू हमने कंसिडर किया था वो 1/2 के बराबर हो गई। तो आप इसको जो कंसिडर कीजिए x रेज टू 1/2। तो दिस x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू Kc रेज टू 1/2। ये जो है हमको जो है वैल्यू मिलती है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय n वी गेट द वैल्यू। अब आप इसको जो है n से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा n नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस n नंबर ऑफ आयोडीन प्लस 2n नंबर ऑफ HI, 2n नंबर ऑफ HI। अगर इस तरह से हम ये लेते हैं तो हमको यहाँ पर जो है अब जो वैल्यू मिलेगी Kc की वो वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू Kc रेज टू n। तो यहाँ पर जो है n नंबर के फैक्टर से हम यहाँ पर इसको पावर में जो है रेज करेंगे। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है टेबल शो करते हैं। तो इसके अंदर जो हम यहाँ पर Kc की वैल्यू कब क्या बनती है वो हम आसानी के साथ जो है शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ A नंबर ऑफ A प्लस B नंबर ऑफ B गिव्स राइज टू C नंबर ऑफ C प्लस D नंबर ऑफ D। अगर ये रिएक्शन आपके पास में है तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बनेगी Kc। ठीक, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा C नंबर ऑफ C प्लस D नंबर ऑफ D गिव्स राइज टू A नंबर ऑफ A प्लस B नंबर ऑफ B। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो Kc डैश की होगी एंड दिस Kc डैश इज इक्वल टू 1/2 और 1/Kc। ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा और इसी रिएक्शन को आप जो है n नंबर से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो NaA प्लस NbB गिव्स राइज टू NcC प्लस NdD। तो यहाँ पर आपको जो है Kc की जो वैल्यू मिलेगी जिसको हम लिखेंगे Kc डबल डैश इज इक्वल टू Kc रेज टू पावर n। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये तीन डिफरेंट कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू बनती है वो क्या क्या हो सकती है वो यहाँ पे हम जो है बहुत आसानी के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में क्या होगा कि ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज,
जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होती है तो इसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब के सब जो है एक ही फेज़ में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो सिंपली मैं एक लाइन लिखता हूँ, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। चाहे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे ये सब के सब जो है एक ही फेज में होंगे। फॉर एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स राइज टू 2HI गैस। इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों की तीनों जो है सेम फेज है, दैट इज़ गैसियस फेज। इसी तरह से N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्रोड्यूसेस 2NH3 गैस। तो यहाँ पर भी आप देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया ये सब के सब जो गैसियस फेज में है। इसी तरह से इथिल एसीटेट की आप जो हाइड्रोलिसिस कीजिए तो CH3 COO C2H5U ये इथिल एसीटेट है, एक्वियस मीडियम में है। आप इसको वाटर लिक्विड के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिटिक एसिड एक्वियस और इथेनॉल एक्वियस। ये देगा CH3 COOH एक्वियस प्लस C2H5U OH एक्वियस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये सब के सब जो है एक्वियस सोल्यूशन मतलब अपने लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह से Fe3 प्लस आयन को आप जो है थायोसाइनाइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा एक्वियस मीडियम के अंदर। तो एग्जांपल देखिए Fe3 प्लस एक्वियस प्लस SCN माइनस एक्वियस। तो यहाँ पर जो है ये एक्वियस फॉर्म में है थायोसाइनाइड आयन। तो इसका जो है प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ FeSCN2 प्लस ये कॉम्प्लेक्स आयन भी एक्वियस मीडियम में है। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों साइड में आपको जो है ये एक्वियस सोल्यूशन के अंदर मिलेंगे। तो ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन होमोजीनियस सोल्यूशन फेज। तो ये सब के सब जो है सोल्यूशन फेज के अंदर है। तो ये चीज़ जो है आपको बात समझ में आती है कि किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं ये सब के सब जो है सेम फेज में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों गैसियस फेज में है, यहाँ पर सब जो है एक्वियस सोल्यूशन में है, ये भी जो है एक्वियस सोल्यूशन में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू हम जो है किस तरह से डिराइव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने स्टडी किया। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो गैसियस सिस्टम के अंदर जो किस तरह से हम जो है डिराइव कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसकी रिलेशनशिप जो है क्या हो सकती है, उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है हम कैसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।